हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर 102 ज्ञान और पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो आइए इस मॉडल पेपर में जो 50 क्वेश्चन हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं और उनके उत्तर को जानते हैं। तो इस मॉडल पेपर का जो पहला प्रश्न है वह है कि वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ है। ऑप्शन ए दिया है कि ब्रह्म सूत्र, ऑप्शन बी दिया है योग सूत्र, ऑप्शन सी दिया है तत्व समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ जो है वह है ब्रह्म सूत्र। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि शंकर के अनुसार मूल तत्व कितने हैं। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी अनेक। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए 1। शंकर के अनुसार जो मूल तत्व 1 हैं। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि वेदांत का अर्थ है। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंतिम भाग या अंत या वेदों का सार। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। इसमें वेदांत के रूप हैं यह आपसे पूछा गया है। तो वेदांत के 3 रूप होते हैं, एक द्वैत्व, दूसरा अद्वैत, तीसरा विशिष्टाद्वैत। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेदांत के तीनों रूप होते हैं। प्रश्न संख्या 5 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन है। ऑप्शन ए दिया है कि श्रवण, ऑप्शन बी दिया है मनन और ऑप्शन सी दिया है निधिध्यासन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेदांत दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषय, ऑप्शन बी दिया है कि आध्यात्मिक जीवन से संबंधित विषय और ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेदांत दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम में व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषय और आध्यात्मिक जीवन से संबंधित विषय दोनों सम्मिलित होने चाहिए। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। इसमें आपसे पूछा गया है कि शंकर के अनुसार वास्तविक अनुशासन है। तो शंकर के अनुसार वास्तविक अनुशासन आत्मानुशासन है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकृति को मूल तत्व मानती है। तो प्रकृति को जो मूल तत्व मानने वाली दर्शन है वह है प्रकृतिवाद। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंद्रियानुभूत ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, यह मानना है। तो यह मानना भी प्रकृतिवाद का है कि इंद्रियानुभूत ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, यह प्रकृतिवाद मानती है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन जो डी है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियों में सम्मिलित है। ऑप्शन ए करके सीखना, ऑप्शन बी स्वानुभव द्वारा सीखना, ऑप्शन सी खेल द्वारा सीखना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रकृतिवाद की जो शिक्षण विधियों में तीनों विधियां सम्मिलित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षक का स्थान पर्दे के पीछे है, यह कथन है। तो शिक्षक का स्थान पर्दे के पीछे यह कथन रॉस का है। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुशासन के सुख दुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो अनुशासन के सुख दुख का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक स्पेंसर हैं। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जेम्स वाट का है। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि वह दर्शन जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानती है। तो वह दर्शन जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानती है वह है आदर्शवाद। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। इसमें आपसे पूछा गया है कि आदर्शवाद से संबंधित है। ऑप्शन ए विचारवाद, ऑप्शन बी प्रत्ययवाद, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो आदर्शवाद को हम लोग विचारवाद के नाम से भी जानते हैं, प्रत्ययवाद के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी 15 का जो ऑप्शन सी है वह आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनेकता में एकता सिद्धांत के समर्थक हैं। तो अनेकता में एकता के सिद्धांत के समर्थक जो है वह आदर्शवाद है। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, कौन सा युग में आपको गलत है ये छांटना है। ऑप्शन ए दिया है प्रश्न विधि सुकरात, ऑप्शन बी दिया है संवाद विधि प्लेटो, ऑप्शन सी दिया है आगमन व निगमन विधि अरस्तु, और ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही है। प्रश्न विधि सुकरात की है, संवाद विधि जो डायलॉग मेथड है वो प्लेटो की है, और इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो है अरस्तु, आगमन और निगमन विधि अरस्तु की है। तो ये तीनों सही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन के पक्षधर हैं। तो आदर्शवादी जो है वह प्रभाववादी अनुशासन के पक्षधर हैं। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, इसमें आपसे पूछा गया है कि परमाणुवाद, शक्तिवाद, यंत्रवाद किस दर्शन से संबंधित है। तो यह जो है प्रकृतिवाद से संबंधित है, कि प्रकृतिवाद को हम लोग परमाणुवाद के नाम से भी जानते हैं, शक्तिवाद के नाम से भी जानते हैं, यंत्रवाद के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रकृतिवाद। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा को इंद्रियों द्वारा उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए, यह कथन किसका है। तो यह कथन रूसो का है। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 को, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बालक है, न कि शिक्षक, स्कूल, पुस्तक या अध्ययन की वस्तु, यह मानना है। ऑप्शन ए है आदर्शवाद का, ऑप्शन बी प्रयोजनवाद का, ऑप्शन सी यथार्थवाद का, ऑप्शन डी प्रकृतिवाद का। तो यह मानना प्रकृतिवादियों का है। प्रकृतिवाद में जो है शिक्षा ही मुख्य केंद्र बिंदु होता है, और शिक्षक, स्कूल, पुस्तक या अध्ययन की वस्तु ये सब सेकेंडरी चीज़ है। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रकृतिवाद। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयोजनवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, सर्वप्रथम किसने किया था। तो प्रयोजनवाद जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग चार्ल्स पियर्स ने किया था। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा एक सामाजिक कार्य है, यह मानना है। तो शिक्षा को एक सामाजिक कार्य मानते हैं प्रयोजनवादी या प्रयोजनवाद। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 की ओर, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस दर्शन की मान्यता है कि शिक्षा का उद्देश्य कुशलता है। ऑप्शन ए दिया है कि प्रयोजनवाद, ऑप्शन बी दिया है यथार्थवाद, ऑप्शन सी है आदर्शवाद, ऑप्शन डी है प्रकृतिवाद। तो प्रयोजनवाद का यह मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वह है कुशलता या सामाजिक कुशलता। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 25 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है जॉन डेवी का है। जॉन डेवी ने कहा है कि विद्यालय जो है समाज का लघु रूप होता है। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 की ओर, इसमें आपसे पूछा गया कि विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए, यह कथन किसका है। तो यह कथन भी जो है जॉन डेवी का है। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, इसमें आपसे पूछा गया है कि सत्य, शिव, सुंदर, अमर मूल्य हैं। तो ऑप्शन है प्रकृतिवाद के, ऑप्शन बी यथार्थवाद के, ऑप्शन सी प्रयोजनवाद के, ऑप्शन डी आदर्शवाद के। तो सत्य, शिव और सुंदर जो अमर मूल्य हैं वह आदर्शवाद के हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए है आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, ऑप्शन बी दिया है कि अभिव्यक्ति या आत्म अभिव्यक्ति जिसको हम कहते हैं वो है सेल्फ एक्सप्रेशन, और ऑप्शन सी दिया है कि ए और बी दोनों
और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है आत्म अभिव्यक्ति या सेल्फ एक्सप्रेशन। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन के पक्षधर हैं। ऑप्शन ए दिया है कि प्रभावात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी दिया है अनियंत्रित स्वतंत्रता, ऑप्शन सी दिया है सामाजिक अनुशासन या सीमित मुक्त्यात्मक अनुशासन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रयोजनवादी जो है वो सामाजिक अनुशासन या सीमित मुक्त्यात्मक अनुशासन के समर्थक हैं। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 की ओर, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा दर्शन शिक्षक को सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करता मानता है। ऑप्शन ए है आदर्शवाद, ऑप्शन बी प्रकृतिवाद, ऑप्शन सी प्रयोजनवाद, ऑप्शन डी यथार्थवाद। तो इसमें से जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जो है वो शिक्षक को सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करता मानता है। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 की ओर चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव अपनी क्रियाओं के माध्यम से ही मूल्यों का सृजन करता है। यह मानना किसका है, या यह मान्यता किस दर्शन की है कि मानव अपनी क्रियाओं के माध्यम से मूल्यों का सृजन करता है। यह मानना प्रयोजनवाद का है। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय एकीकरण से अभिप्राय है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कि ऑप्शन ए। ऑप्शन पहले सुन लेते हैं कि क्या है इसमें। ऑप्शन ए दिया है कि सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, ऑप्शन डी बी दिया है कि सभी भारतीयों द्वारा सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ऑप्शन सी दिया है कि सभी भारतीयों को एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय एकीकरण से अभिप्राय यह है कि सभी भारतीयों द्वारा सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 की ओर, इसमें आपसे एक परिभाषा दी गई, पूछा गया कि किसकी परिभाषा है या कथन किसका है कि राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिसके साथ राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का है। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भावात्मक एकता समिति की स्थापना सन 1961 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो भावात्मक एकता समिति की स्थापना जो 1961 में हुई थी वो डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में हुई थी। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 में, इसमें आपसे पूछा गया है कि 1952 में गठित राष्ट्रीय एकता परिषद का एक महत्वपूर्ण सुझाव था। ऑप्शन ए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1952 में जो गठित राष्ट्रीय एकता परिषद थी उसने अपना एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाए। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय भावना इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आगने की योग्यता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका ऑप्शन बी डॉक्टर वाल्टर H.C. लेव्स का है। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये परिभाषा वाल्टर H.C. लेव्स की है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 को, इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है वह है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को सर्वोत्तम ढंग से विकसित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 की ओर, इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने का जो विचार है वो सबसे पहले प्रस्तुत किया था पियरे ड्यूबियस ने।
पियरे ड्यूबियस ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं को विकसित करने का विचार पेश किया था या प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 39 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व एक साझेदारी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है राधा कृष्णन का है। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 40। इसमें आपसे पूछा गया है कि इस्लामिक प्रथा में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। तो इस्लामिक प्रथा में जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मदरसा होते थे और मकतब जो था वो उच्च शिक्षा का केंद्र होता था। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, मदरसा। प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मदरसा। प्रश्न संख्या 41 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा युवा संतति का समाजीकरण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो है दुर्खीम का। दुर्खीम ने कहा है कि शिक्षा क्या है? युवा संतति का समाजीकरण है। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 42 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दुर्खीम का है। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान माना है। प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 को। इसमें आपसे एक परिभाषा दी गई है, पूछा है कि किसकी परिभाषा है? समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जॉनसन का है। जॉनसन ने समाजीकरण की यह परिभाषा दी है। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन करता है, सामाजिक मान्यता प्राप्त करके वह समाज का मान्य, सहयोगी तथा कुशल सदस्य बनता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ड्रेवर का है। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वाटसन का है। प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, वाटसन। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 46 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रायः यह कहा जाता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है, जबकि इसके विपरीत अधिक सत्य यह है कि शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन करने के बजाय उसका अनुगमन करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ओटावे का है। ओटावे ने यह कथन दिया है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है, जबकि इसके विपरीत अधिक सत्य यह है कि शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन करने के बजाय उसका अनुगमन करता है। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, ओटावे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 47। इसमें आपसे पूछा गया कि सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्व हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में कौन कौन से तत्व बाधा पहुंचाते हैं? उसमें आपके निहित स्वार्थ है, ऑप्शन बी रूढ़िवादी शिक्षा है, ऑप्शन सी दिया है कि धर्म, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों चीज़ जो है सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 को। इसमें आपसे पूछा है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं रुचि तथा योग्यता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, रचनात्मक शक्तियों के विकास का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम निर्माण के तीनों सिद्धांत हैं। तो प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन में तटस्थ नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे उचित दिशा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जॉन डीवी का है। प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 50, जो कि इस मॉडल जो पेपर है उसका अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजीकरण के अभिकरण हैं। समाजीकरण के अभिकरण में परिवार, पड़ोस, खेलकूद के साथी ये सभी आते हैं। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार इस मॉडल प्रश्न पत्र में जो 50 प्रश्न थे उनको हम सभी लोगों ने एक एक करके देखा, उसके सही उत्तर को जाना। तो अब
यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।